गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पीपल को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था, डिटेल्ड डिस्कशन कर लिया था। नाउ वी विल डिस्कस द प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट बेसिकली सॉफ्टवेयर स्कोप होता है। सॉफ्टवेयर स्कोप मतलब उसकी लिमिटेशंस क्या है, कहां तक वो सॉफ्टवेयर काम करेगा। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। तो स्कोप डिफाइन करना किसी भी सॉफ्टवेयर का बहुत जरूरी होता है। तो व्हाट इज दैट सॉफ्टवेयर स्कोप? द फर्स्ट software project management activity is the determination of the software scope. Scope is defined by answering the following questions. ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस होते हैं स्कोप को डिफाइन करने के लिए। सबसे पहले होता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है हाउ डज द सॉफ्टवेयर टू बी बिल्ट फिट इनटू अ लार्जर सिस्टम, प्रोडक्ट और बिजनेस कॉन्टेक्स्ट एंड व्हाट कॉन्स्टेंट्स आर इम्पोज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो हम जो सॉफ्टवेयर बिल्ड करने वाले हैं क्या वो फिट होगा लार्जर सिस्टम में, वो होगा तो कैसे होगा, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, या बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में वो कैसे होगा, और कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स होंगे जो कि रिजल्ट पे इम्पोज किए जाएंगे। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स मतलब लिमिटेशंस क्या क्या हो। दूसरा पार्ट है लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एटीएम मशीन में जाता हूं तो एटीएम मशीन का सॉफ्टवेयर मेरे को एटीएम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे सकता है। मतलब मैं अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकता हूँ, मैं अमाउंट जो हो सकता है उसको विड्रॉ कर सकता हूँ, या बैंक से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं मैं अपना पिन नंबर वगैरह ये चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अब मैं उस एटीएम से कहूँ कि साहब मेरे को गाना सॉन्ग सुनाओ, या मैं उस पर गेम खेलना चाहूँ, या उस पर मूवी देखना चाहूँ, तो दैट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। तो ये होता है लिमिटेशन और स्कोप। तो किसी भी सॉफ्टवेयर का स्कोप डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। सॉफ्टवेयर हर चीज तो कर नहीं सकता। सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया, सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट अ लाइन ऑफ कोड विच डू द विच इज डेवलप्ड फॉर द स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक टास्क के लिए ही सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। उसके बाद दूसरा जो डिफाइंड डेफिनेशन है जो कि स्कोप को डिफाइन करेगी, जो दूसरा पॉइंट है वो है इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव्स। What customer visible data objects are produced as output from the software। ठीक है, सॉफ्टवेयर का कस्टमर का क्या डिजायर्ड आउटपुट है, वो क्या आउटपुट चाहता है सॉफ्टवेयर से। What data objects are required for input, और कौन कौन से डेटा ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं किसी भी एक इनपुट के लिए। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। बट ऑब्वियस है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए इनपुट वैल्यूज होना और आउटपुट वैल्यूज का पता करना, मतलब डिजायर्ड आउटपुट आना बहुत जरूरी है। लेट सपोज कि मैं एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाता हूँ, और कैलकुलेटर जो कि बेसिक फंक्शन करता हो मेरा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो अगर मैं इसको एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाऊंगा तो मैं एडिशन के अंदर उसके अंदर पैरामीटर्स डालता हूँ 4 और 2, तो वो 4 + 2 करके मेरे को 6 का आउटपुट देगा। तो 4 and 2 आर माई इनपुट्स एंड 4 and 2 4 + 2 = 6 इज माई डिजायर्ड आउटपुट। तो उसकी इनपुट वैल्यूज क्या होने वाली हैं और वो डिजायर्ड आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये होता है मेरा इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव। तो ये जो पार्ट है ये भी डिफाइन करता है मेरा किसको, प्रोसेस के स्कोप को। थर्ड पार्ट है जो कि डिफाइन करता है वो है मेरा फंक्शन एंड परफॉर्मेंस। मैं कौन कौन से फंक्शंस अपने सॉफ्टवेयर में काम में लेने वाला हूँ, उनकी क्या परफॉर्मेंस होने वाली है, उनकी क्या क्वालिटी होगी। अगर क्या होता है कि हमारे पास जब भी हम कोई प्रोडक्ट को प्रोडक्शन फेज में लेके आते हैं और जब हम उसको एंड यूजर को दे देते हैं तो वहां पे अलग अलग तरह के एंड यूजर्स उससे इंटरेक्ट करते हैं। हो सकता है कि कोई उसको हेल्दी डेटा दे, कोई हो सकता है उसको अनहेल्दी डेटा दे, मतलब कुछ भी उससे पूछ ले। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब मैं उस की बात कर रहा हूँ कि जब उसको इनवैलिड इनपुट दे दिए गए तब वो कैसा परफॉर्म करेगा, वो फंक्शन कैसा परफॉर्म करेगा, वो सॉफ्टवेयर कैसा परफॉर्मेंस देगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिस्टम को हैंग कर दे रहा हो। तो इस तरीके की चीजों को भी हमें देखना होता है, बिकॉज आज के टाइम में बहुत सारे हैकर्स भी हैं, बहुत तरह के नोटोरियस एंड यूजर्स भी हैं जो कि अलग अलग तरह के इनपुट्स देके उसके साथ खेलना चाहेंगे। तो हमें हर तरीके से हर तरह के एंड यूजर्स के लिए अपने सॉफ्टवेयर को तैयार करना पड़ता है। तो व्हाट फंक्शन डज द सॉफ्टवेयर परफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू आउटपुट, इनपुट डेटा इनटू आउटपुट, आर एनी स्पेशल परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक टू बी एड्रेस्ड। तो कोई अगर स्पेशल परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक होगी तो वो भी हमें उसको एड्रेस करनी पड़ेगी। मतलब कि अगर उसको वाकई में बहुत गलत डेटा दे दिया गया है, इनपुट डेटा दे दिया गया है, तो किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो भी हमें उसमें बताना पड़ेगा। उसके बाद होता है
प्रॉब्लम का जो होता है डिकम्पोजिशन. एज एन एग्जाम्पल कंसिडर प्रोजेक्ट दैट विल बिल्ड ऑन, इसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, और न्यू वर्ड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट है. द यूनिक फीचर ऑफ द प्रोडक्ट आर कंटिन्यूअस वॉइस एज वेल एज द कीबोर्ड इनपुट. Extremely sophisticated automatic copy edit feature, page layout capability, and all these things are there. The project manager first establishes a statement scope bound that bounds these features. For example, will continue the input voice required that the product will be trained by the user. Specifically, what capabilities will the copy edit feature provide? Just how sophisticated will be page layout capability be? As the statement of scope evolves, the first level of practicing naturally occurs. The project team learns that the marketing department has talked with the potential customer and found that following function should be the part of automatic copy editing. एक तो होता है spell check, दूसरा होता है sentence grammar checking, तीसरा होता है reference checking for large documents. Example is reference to a bibliography entry found in the list of entry in the bibliography. Fourth होता है section and chapter reference validation for the large document. Each of these features represent a sub-function to be implemented in the software. Each can be further refined if the decomposition will make planning easier. तो इसके अंदर एक MS Office के एक MS Word का एग्जांपल लिया है कि अगर मैं कोई भी बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स लिख रहा हूँ तो उसके अंदर ऑटोमेटिक स्पेल चेक हो जाए, ठीक है, होता भी है वो, तो उसके बाद ग्रामर चेकिंग हो जाए. उसके बाद अगर मैं कोई भी रेफरेंसेस अगर लिख रहा हूँ, अगर मान लीजिए कोई मैं रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ तो उसके अंदर हम रेफरेंसेस लिखते हैं, बिब्लियोग्राफी लिखते हैं, तो वो लिस्ट ऑफ जो हमने वर्ड्स को उसको रेफरेंस लिया उसको लेके मतलब वो उसको कोऑर्डिनेट करो, उसको रेफर करो, ठीक है. तो ये सारी की सारी जो होती है प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन का पार्ट होता है. तो जब भी हम एक कोई बड़ा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं तो हम उसको डिकम्पोज कर लेते हैं, मतलब कि जैसे कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इसके अंदर हम एडेप्ट करते हैं. अब हम बात करेंगे प्रोसेस की. तो जेनरिक फेज दैट कैटेगराइज द सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज द डेफिनेशन, डेवलपमेंट एंड सपोर्ट आर एप्लीकेबल टू ऑल सॉफ्टवेयर. ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर तीन पार्ट बहुत जरूरी होते हैं. तो डेफिनेशन मतलब कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसका डेवलपमेंट और सपोर्ट आर एप्लीकेबल टू ऑल द सॉफ्टवेयर. द प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट डिसाइड विच सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल is most appropriate for the customers who have requested the product, the people who do the work, the characteristics of the product and the project environment in which the software team works. तो तीन चीजें होती हैं जो कि सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होती हैं सॉफ्टवेयर मैनेजर के लिए. एक तो कस्टमर मतलब कि क्लाइंट जिसकी की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट की, दूसरा उसके पीपल जो उस पर काम कर रहे हैं, उसके बाद प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोडक्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और उसके बाद प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट इन विच द सॉफ्टवेयर टीम वर्क्स. किस तरह का प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट हम दे रहे हैं जिसमें कि हमारी टीम काम कर रही है. उसके बाद होता है व्हेन द प्रोसेस मॉडल हैज बीन सिलेक्टेड देन द टीम डिफाइंस द प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट प्लान बेस्ड ऑन द सेट ऑफ कॉमन फ्रेमवर्क एक्टिविटीज. उसके बाद क्या होता है कि हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट किया जाता है, एक कॉमन फ्रेमवर्क एक्टिविटी बनाई जाती है और एक प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट प्लान को बनाया जाता है. प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट प्लान मतलब कि बहुत ही इनिशियल फेज होता है, ठीक है. वंस द प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट प्लान इज एस्टेब्लिश्ड प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन बिगिंस. तो जैसे ही मेरा प्रीलिमिनरी जो प्लान है वो बन जाता है, उसके बाद मेरा डिकम्पोजिशन जो होता है प्रोसेस का वो एस्टेब्लिश होता है, स्टार्ट होता है. फाइन. अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं और इसके बाद हम करते हैं मेल्डिंग द प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस. अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को प्रोसेस की मेल्डिंग कर रहे हैं. मेल्डिंग कैसे कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेल्डिंग में पार्ट आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सॉरी कस्टमर कम्युनिकेशन. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कन्वर्सेशन करते हैं. जितना लार्ज नंबर ऑफ सेटिंग्स होंगी हमारी, कन्वर्सेशंस होंगे क्लाइंट्स के साथ, उतना अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन के आएगा. तो दिस टास्क रिक्वायर्ड एस्टेब्लिश इफेक्टिव रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन बिटवीन द डेवलपर एंड द कस्टमर. ठीक है, बहुत ही तरीके से कन्वर्सेशन किया जाता है, उसको रिकॉर्डेड किया जाता है, सारे स्टेटमेंट्स को, हर चीज को रिकॉर्ड किया जाता है और उसके हिसाब से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बनाया जाता है. तो जैसे हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन जाती है तो उसके बाद प्लानिंग होती है. प्लानिंग इंक्लूड्स अ टास्क रिक्वायर्ड टू डिफाइन रिसोर्सेज, टाइमलाइंस एंड अदर प्रोजेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन. प्लानिंग के अंदर हमारा सबसे पहले रिसोर्स डिफाइन होता है, उसके बाद टाइमलाइंस मतलब कि माइलस्टोन, एक रोड मैप तैयार होता है, उसके बाद प्रोजेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन तैयार.
तीसरा पार्ट होता है रिस्क एनालिसिस, द टास्क रिक्वायर्ड टू एक्सेस बोथ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट रिस्क। उसके बाद क्या हमारे पास टेक्निकल रिस्क आने वाली है या क्या मैनेजमेंट रिस्क आने वाली है, उसका पूरा एनालिसिस होता है। फाइन। उसके बाद होती है इंजीनियरिंग, टास्क रिक्वायर्ड टू बिल्ड वन और मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एप्लीकेशन। अब इंजीनियरिंग के अंदर ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम एक ही पार्ट बना के रह देते हैं, हम 2 या 3 पार्ट बनाते हैं एप्लीकेशन के। जैसे आपने देखा होगा कभी कोई एप्लीकेशन लॉन्च होती है, फिर उसका बीटा वर्जन लॉन्च होता है, फिर उसको टेस्टिंग पे डाला जाता है, और अगर उसकी टेस्टिंग सक्सेसफुल होती है तो एक अपग्रेडेड वर्जन आता है। आप देखते होंगे कि हम जब भी कोई ऐप को हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो कुछ टाइम बाद वो अपग्रेड मांगती है, अपग्रेडेशन मांगती है। इनफैक्ट हमारा जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी अपडेट मांगता है। तो वो क्या होता है कि बार बार उसके अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द फीडबैक कलेक्टेड फ्रॉम द एंड यूजर। तो एज ए एंड यूजर मैं जो भी उसके अंदर फीडबैक दूंगा उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं और उसकी एक नई अपग्रेडेड एप्लीकेशन को बनाया जाता है और अपडेट किया जाता है। कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज, टास्क रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट, टेस्ट, इंस्टॉल एंड प्रोवाइड यूजर सपोर्ट। ठीक है। एग्जाम्पल डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेनिंग। स्टूडेंट्स, खाली सॉफ्टवेयर को डेवलप करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको टेस्टिंग करनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट के। उसको इंस्टॉल करना ही उतना इंपॉर्टेंट है और उसको यूजर सपोर्ट देना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा पार्ट आता है ट्रेनिंग में और डॉक्यूमेंटेशन में। हम कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो उसको डॉक्यूमेंटेड बहुत जरूरी होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर का डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी होता है और उसकी ट्रेनिंग देना भी बहुत जरूरी होता है। अगर हम उसकी ट्रेनिंग नहीं देंगे तो हमारा एंड यूजर उसको समझ ही नहीं पाएगा और वो यूजर फ्रेंडली भी नहीं बनेगा। आपने देखा होगा कि कभी भी आप कोई नया मशीन खरीदते हो, लाइक वॉशिंग मशीन भी खरीदते हैं या कोई हम टीवी खरीदते हैं, तो उसके साथ एक यूजर मैनुअल आता है। तो यूजर मैनुअल इज नथिंग बट योर डॉक्यूमेंटेशन। तो ऐसे ही जब हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करके क्लाइंट को देते हैं तो हमारे को डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ता है, उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ती है क्लाइंट्स। उसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है वो कस्टमर इवेल्युएशन होता है, मतलब कि फीडबैक। इट टास्क रिक्वायर्स टू ऑब्टेन द कस्टमर फीडबैक बेस्ड ऑन द इवेल्युएशन ऑफ द कस्टमर software representation created during the engineering activity and implemented during the construction activity। तो जो भी हमने सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट किया था, क्रिएट किया था इंजीनियरिंग एक्टिविटी के अंदर, और कोई भी सॉफ्टवेयर हमने जो इम्प्लीमेंट किए उसके कोड एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के अंदर, उसका पूरा का पूरा कस्टमर फीडबैक लिया जाता है फॉर द इवेल्युएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंटेशन। फाइन। उसके बाद प्रोसेस डिकम्पोजिशन के अंदर ये कुछ एक्टिविटीज हैं। रिव्यू द कस्टमर रिक्वेस्ट, प्लान एंड शेड्यूल द फॉर्मर, फैसिलिटेट मीटिंग विद द कस्टमर, conduct research to specify the postponed solution and existing approaches, prepare a working document and an agenda for formal meeting, conduct the meeting jointly, develop mini specs that reflect data, function and behavioral feature of the software, review each mini specs for correctness and consistency and lack of ambiguity, assemble the semi specs into scoping document, review the scoping document with all concerned, modify the scoping document as required। तो ये सारे के सारे पार्ट जो हैं हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, प्रोसेस के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंदर एक मैं आपको पेपर जो है वो शेयर करना चाहूंगा। सॉफ्टवेयर पीपल डिडंट अंडरस्टैंड देयर कस्टमर नीड्स, the product scope is poorly defined, changes are managed poorly, the chosen technology changes, business need changes, deadline are unrealistic, user are resistant, sponsorship is lost, the project team lacks people with appropriate skill, managers avoid best practices, lesson learned। तो ये 10 signs है that indicates an information system project is in jeopardy, मतलब वो प्रॉब्लम में है। ये हमारे 10 स्टेटमेंट्स हैं। फाइन। तो ये होता है प्रोजेक्ट के साइंस के। हमारे कभी हो सकता है हमारे जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो आउटडेटेड हो चुकी हो, हमारी जो स्पॉन्सरशिप है वो खत्म हो चुकी हो, हमारे यूजर्स हों वो रेजिस्टेंट हो चुके हों, जो हमने डेडलाइंस डिसाइड की थी वो अनरियलिस्टिक हो, स्कोप बहुत गलत तरीके से डिफाइंड किया गया हो, चेंजेस जो है वो तरीके से मैनेज नहीं हो पा रहे हों, और जो हमारे सॉफ्टवेयर पीपल हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब हमारे सॉफ्टवेयर पीपल हमारे कस्टमर की नीड को ही नहीं समझ पा रहे तो हम किस तरीके से उसको डिफाइन करेंगे, फाइन, किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। मैनेजर अवॉइड बेस्ट प्रैक्टिसेस लर्न, हमें मैच्योर मैनेजर्स बना दिए। तो ये सारी की सारी चीजें प्रोजेक्ट में आती हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे और डिस्कस करेंगे और उसके बाद W5HH प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।